हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 22 जो कि है पार्लियामेंट, उसको कंटिन्यू करेंगे। कल की वीडियो में हमने डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने सबसे पहले क्वेश्चन आवर को डिस्कस किया था। उसके बारे में हमने अच्छे से देखा। फिर उसके बाद हमने जीरो आवर को डिस्कस किया। देन हम मोशंस में आए कि मोशन किस तरीके से कौन कौन इशू कर सकता है, कितनी तरह के मोशन होते हैं, जैसे सब्सटेंटिव मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन, सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन 3 तरह के हमने देखे, एंसिलरी मोशन, सुपरसीडिंग मोशन, अमेंडमेंट मोशन। उसके बाद हमने क्लोजर मोशन को देखा कि अगर सारे के सारे डिस्कशंस हो जाए उसके बाद कैसे वोट के लिए पर्टिकुलर मैटर को रखना है। तो सिंपल क्लोजर है, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कंगारू क्लोजर, ग्रुटिन क्लोजर। देन हमने प्रिविलेज मोशन डिस्कस किया, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन एंड सेंसर मोशन। सेंसर मोशन को हमने देखा कि किस तरीके से सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो कल की वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक्स अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। आज की वीडियो में हम इसके आगे के जो भी मोशंस बचे हुए हैं उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है मोशन ऑफ थैंक्स की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हर एक सेशन जो होता है आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन के बाद, या फिर जो फर्स्ट सेशन होता है एवरी फिजिकल ईयर, उसको एड्रेस कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये भी हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि जब भी न्यू लोकसभा बेसिकली आती है तो उसका जो फर्स्ट सेशन होता है उसको भी कौन प्रिजाइड करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट उसको एड्रेस करते हैं, सॉरी। एंड जो हर साल यानी जो हर फिजिकल ईयर स्टार्ट होता है गवर्नमेंट का, उसको भी एड्रेस कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। और प्रेसिडेंट जब एड्रेस करते हैं तो वहाँ पे वो क्या क्या चीज़ें बोलते हैं? तो प्रेसिडेंट आउटलाइन करते हैं क्या क्या पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के इन द प्रिसाइडिंग ईयर एंड द इंश्योरिंग ईयर। पिछले साल गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ थी, क्या क्या काम उन्होंने किए, और आने वाले सालों में किन 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 चीज़ों पे वो काम करेगी, कौन कौन सी स्कीम्स लेके आएंगे, किस तरीके से वेलफेयर जो है लोगों का करेगी, उन सभी के बारे में जो है प्रेसिडेंट हाउस में जो है दोनों हाउसेज़ के सामने, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज़ के सामने वो चीज़ एड्रेस करते हैं। दिस एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट विच करस्पॉन्ड टू द स्पीच फ्रॉम द थ्रोन इन ब्रिटेन। ठीक है, तो यानी कि ये जो चीज़ें जो एड्रेस होता है प्रेसिडेंट का हम करते हैं, सेम ब्रिटेन में भी ऐसा देखा जाता है। ठीक है, एंड इट इज़ डिस्कस इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा में भी इसको डिस्कस किया जाता है और राज्यसभा में भी प्रेसिडेंट इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। एक मोशन लिख के आया जाता है जिसे बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। ठीक है, देन हम देखेंगे एट द एंड ऑफ द डिस्कशन द मोशन इज़ पुट टू वोट, यानी जो भी बातचीत हुई है उसमें फिर उसको बाद में वोट के लिए रख दिया जाता है। एंड दिस मोशन मस्ट बी पास्ड इन द हाउस, यानी हाउस में इसका पास होना ज़रूरी होता है। एंड स्पेशली जो लोकसभा है वहाँ पे पास होना ज़रूरी होता है, बिकॉज लोकसभा में आप देख सकते हैं मेजॉरिटी रहती है गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट के पास सच में मेजॉरिटी है तो इट मीन्स वो इसको आसानी से पास कर देगी। अगर ये इसको पास नहीं करवा पाए इस मोशन को, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो इस मोशन को पास कर पाए। तो इट मीन्स यहाँ पे एक तरह का इंडिकेशन मिल जाता है कि जो गवर्नमेंट है वहाँ पे उसकी डिफीट होने वाली है, बिकॉज वो पास ही नहीं करवा पा रही है उसको। तो इट मीन्स सरकार वो टिक नहीं सकती और जल्दी से जल्दी जो है सरकार फिर गिर भी जाती है। तो यहीं पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस मोशन मस्ट बी पास्ड इन द हाउस, अदरवाइज इट अमाउंट टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर वो पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट की डिफीट मानी जाएगी। दिस इनॉग्रल स्पीच जो होती है प्रेसिडेंट की इज़ एन ओकेशन अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट टू रेज द डिस्कशन। और जब प्रेसिडेंट इस तरह की स्पीच देते हैं तो जो बाकी के मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो यहाँ पे अपने अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं उसके ऊपर, और गवर्नमेंट को चाहे तो क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं कि जो भी वो पॉलिसीज़ लेके आए थे या फिर जो भी पॉलिसीज़ लेके आएंगे किस तरीके से वो काम करेगी। अगर उन्हें लगता है सही नहीं है तो उस बेसिस पे उन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया जाएगा। साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है किस तरह से फेलियर देखने को मिल रहा है, तो उन सभी मुद्दों पे अगर वो चाहे मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट वो क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको बस ये ध्यान रखना है कि मोशन ऑफ थैंक्स कौन किया जाता है, एंड उसका पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों हाउसेस से एंड स्पेशली लोकसभा से। ठीक है, बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होती है। अगर वो पास नहीं हो पाया तो ये इंडिकेशन मिलती है कि गवर्नमेंट की डिफीट होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मोशन है नो डे येट नेम मोशन, मतलब ऐसा मोशन जहाँ पे कोई भी डेट डिसाइड नहीं की जाती। ठीक है, तो ये जो मोशन है दैट हैज़ बीन एडमिटेड बाय द स्पीकर, उसको एडमिट करता है और एडमिट करने के बाद उसमें कोई डेट जो है फिक्स नहीं करता कि किस डेट के दिन उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो स्पीकर होते कहीं ना कहीं पहले कंसिडर करते हैं कि जो स्टेट ऑफ बिजनेस इन द हाउस, यानी हाउस में किस तरीके का बिजनेस चल रहा है और कब उनके पास टाइम मिलेगा इस मोशन को कंसिडर करने का। तो वो सब चीज़ें देख के वो डिसाइड करते हैं कब इस मोशन को बेसिकली हाउस के सामने लेके आना है। तो स्पीकर सबसे पहले कंसिडर करेंगे कि स्टेट ऑफ बिजनेस हाउस में किस तरीके से का है, एंड फिर कंसल्ट करेंगे लीडर ऑफ द हाउस से। तो लीडर ऑफ द हाउस कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनसे पूछेंगे। इसके अलावा रिकमेंडेशन लेंगे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से। ठीक है, और इन सबसे पूछने के बाद कहीं ना कहीं वो एक दिन या एक से ज़्यादा दिन जो अलॉट कर सकते हैं, या फिर अ पार्ट ऑफ अ डे, यानी पूरा एक दिन ना अलॉट करे बट कुछ पार्ट जो है दिन का, यानी कि 1-2 घंटे हो गए जैसे, तो कुछ पार्ट दिन का अलॉट कर सकते हैं इस मोशन को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, अब इस मोशन में किस मुद्दे पे बातचीत होगी वो कहीं ना कहीं जो है
जिस बेसिस के ऊपर उसको लेके आया गया होगा, तो वो कहीं ना कहीं उस मोशन को लेके वो उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यानी कि बुक में तो कुछ मेंशन नहीं किया गया कि इस पर्टिकुलर मोशन में किस मुद्दे पे बातचीत होगी, बट कहीं ना कहीं इससे ये पता चल गया कि ये जो मैटर होने वाला है वो इतना शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी शायद स्पीकर ने जो है इसकी डेट फिक्स नहीं करी है कि कब इसको डिस्कस करना है। एंड सबसे कंसल्ट करने के बाद जब उन्हें लगेगा कि कोई एक दिन मान लो खाली है वहाँ पे, या फिर इतने इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं हो रहे हैं इस पूरे दिन में, तो शायद उस पर्टिकुलर दिन के लिए या फिर कुछ ऐसे दिन होंगे या फिर कुछ पार्ट ऑफ द डे का वो अलॉट कर देंगे कि तब जाके उस मोशन को हम लेके आके डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायलेटरी मोशन। तो जो डायलेटरी मोशन है बेसिकली इसको लाया जाता है फॉर द एडजॉर्नमेंट ऑफ द डिबेट और अ बिल मोशन रेजोल्यूशन, यानी कोई बिल है या फिर कोई मोशन लाया गया या फिर कोई रेजोल्यूशन लाया गया हाउस में, तो उस पर जो डिबेट चल रही है उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं अगर मान लेते हैं वो बिल पे जो डिबेट हो रही है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर कुछ ज़्यादा ही इस पर डिबेट हो चुकी है कि अब ज़रूरी नहीं है इस पर और ज़्यादा डिबेट करने की, ठीक है, तो उस केस में डायलेटरी मोशन को लाया जाता है, ठीक है। अ मोशन टू रिटार्ड और डिले द प्रोसेस, और इस मोशन को लाने का मेन मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो डिबेट चल रही है उसे किसी तरीके से डिले करना, ठीक है, एंड उससे रिटार्ड कर देना, सो दैट द प्रोग्रेस ऑफ अ बिजनेस अंडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वो कहीं ना कहीं डिले हो सके, ठीक है। यानी कि जो भी बातचीत चल रही थी जिस भी पर्टिकुलर मैटर में, वो मैटर और ज़्यादा डिस्कस ना किया जाए, उसे डिले कर दिया जाए या फिर उस मैटर पर डिस्कशन पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। ये मेन काम होता है डायलेटरी मोशन का। एंड इट कैन बी मूव्ड बाय अ मेंबर एट एनी टाइम, यानी जो भी मेंबर है हाउस के, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो या फिर राज्यसभा के मेंबर हो, तो वो इस मोशन को लेके कभी भी आ सकते हैं एट एनी टाइम आफ्टर अ मोशन हैज़ बिन मेड द डिबेट, और जैसे ही मोशन पास हो जाएगा द डिबेट ऑन अ डायलेटरी मोशन मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैटर कंटेन इन सच अ मोशन, यानी जो भी डिबेट की जाएगी उस डायलेटरी मोशन में वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए एक ही मैटर के ऊपर जिसके लिए उस मोशन को लाया गया था, ठीक है। और मेन चीज़ किस लिए लाया जाता है डायरेक्टरी मोशन को, कि जो भी डिबेट चल रही है किसी बिल पे, किसी रेजोल्यूशन पे, किसी भी मोशन पे, अगर वो मेंबर को लगता है कि फालतू में इस पर डिबेट की जा रही है, इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है, फालतू में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है हाउस का इसमें लग रहा है, तो वो इस मोशन को लाकर इस डिबेट को ख़त्म कर सकते हैं। बट यहाँ पे अब देखा जाए कि जो स्पीकर है उसके पास एक ऑप्शन है दैट सच अ मोशन इज़ एन अब्यूज़ ऑफ रूल ऑफ हाउस, कि अगर मान लेते हैं स्पीकर को लगता है कि मेंबर के द्वारा जो इस मोशन को लाया गया है वो कहीं ना कहीं जो हाउस के रूल्स है उसको अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है, या फिर जो हाउस का जो एक प्रोसीजर चल रहा है उसको डिले करने की कोशिश कर रहा है, गलत पर्पज़ के लिए वो उस डिबेट को रोकना चाहता है, तो वो चाहे तो उस डिबेट को डिक्लाइन कर सकते हैं, यानी डिबेट के मतलब जो सॉरी उस पर्टिकुलर मोशन को डिक्लाइन कर सकते हैं, मोशन को एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हैं। अगर मोशन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, यानी जो लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनके द्वारा अगर वो मोशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा तो वो हाउस में आ नहीं सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पावर हमारे पास जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं दोनों ही हाउसेस के, उनको दी गई है कि वो चेक करे कि जो भी जिस भी बेसिस के लिए इस मोशन को डायलेटरी मोशन को लाया गया है वो एक सही तरीका है या नहीं, बिकॉज अगर मान लो गलत तरीके से इसको यूज़ किया जा रहा है तो उस केस में उसको एक्सेप्ट करने के लिए मना भी कर सकते हैं स्पीकर की, बोल देंगे कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड जो भी प्रोसेस है डिबेट का वो चलता रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है उसे जो मेंबर है हाउस का वो रेस कर सकता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्हेन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो जो भी प्रोसीडिंग होती है चाहे वो लोकसभा की हो या राज्यसभा की हो, तो एक नॉर्मल प्रोसीजर एक तय कर रखा है कि कब क्या चीज़ होगी, कब कौन सा मैटर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं वो प्रोसीजर के हिसाब से जो है काम नहीं चल रहा है हाउस में, कुछ अलग ही तरीके से कुछ भी मैटर को उठाया जा रहा है बिना किसी परमिशन के कुछ भी किया जा रहा है, या फिर कोई फालतू की डिस्कशन की जारी है ज़्यादा से ज़्यादा मैटर में, या फिर तोड़फोड़ किया जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है पार्लियामेंट में खड़े होकर, तो एक तरीके से जो डेकोरम है पार्लियामेंट का वो ख़राब हो रहा है, और जो जिस तरीके से एक नॉर्मल बिजनेस चलना चाहिए था हाउसेस का वो कहीं ना कहीं चल नहीं पा रहा है। तो उस केस में अगर मेंबर चाहें तो इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को रेस कर सकते हैं, और इसके थ्रू जो है कहीं ना कहीं जो मेंबर्स हैं, बाकी के जो मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको बोल सकते हैं कि आपको जो है एक नॉर्मल रूल्स और प्रोसीजर के तहत जो है काम करना है, और जो भी उस पर्टिकुलर डे में जो जो काम फिक्स किए गए हैं उसके हिसाब से काम कीजिए, ठीक है। अपने जो गोल है उससे अब भटकिए मत, ठीक है, यानी किसी फालतू मुद्दों पे चर्चा ना करें, जो भी डिसाइड किया गया उसी पे स्टिक रहें और उसी पे बातचीत करें। अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर शुड रिलेट टू द इंटरप्रिटेशन और द इन्फोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ हाउस, यानी रूल्स ऑफ हाउस में जो जो चीज़ें लिखी गई हैं उसमें इसको इंटरप्रेट करना और उसको इन्फोर्स करना, बिकॉज रूल्स ऑफ द हाउसेस में क्या चीज़ लिखा होगा, हम यही कि किस तरीके से आपको रूल्स को फॉलो करना है, जो एक प्रोसीजर तय कर रखा है कि सबसे पहले क्वेश्चन आवर है, फिर जीरो आवर है, फिर बाकी दिन बाकी एक लंच टाइम होगा, फिर उसके बाद जो है लेजिस्लेटिव प्रोसेस को किया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में कोई भी बिल पास करना है तो वो चीज़ होगा। तो वो जो एक प्रोसीजर तय कर रखा है उन रूल्स के अंदर, उस रूल्स को इंटरप्रेट करने का काम है कि उसको इंटरप्रेट करें, समझाएं लोगों को कि भाई ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए और उसको इन्फोर्स भी करें, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो रूल्स होते हैं हाउस के
उसको इंटरप्रेट करना, उससे इन्फोर्स करने का काम हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का होता है। लोकसभा में आप स्पीकर का काम होता है और राज्यसभा में चेयरमैन का काम होता है, ठीक है। देन हम देखेंगे कि वो सारे आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे रूल्स ऑफ दी जो रूल्स हैं हाउस के रूल्स हैं, साथ साथ जो आर्टिकल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, उनका काम क्या रेगुलेट करना बिजनेस ऑफ द हाउस एंड शुड रेज अ क्वेश्चन दैट इज़ विद इन दी कॉग्निजेबल ऑफ द स्पीकर। एंड आपको याद रखना ज़रूरी है कि जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इशू किया जाएगा मेंबर के द्वारा, उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को स्पीकर के द्वारा जो है कंसेंट मिलना ज़रूरी है। अगर स्पीकर ने उस चीज़ के ऊपर कंसेंट दे दिया तभी आप उसको बेसिकली पॉइंट ऑफ ऑर्डर को ला सकते हैं हाउस में। अगर मान लो स्पीकर ने उसको इशू करने से मना कर दिया, अपनी सहमति उसमें नहीं दी आप, तो आप उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को हाउस में नहीं लेके आ सकते, ठीक है। अभी जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है यूजुअली रेस किया जाता है पोजिशन पार्टी के द्वारा इन ऑर्डर टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, यानी जो भी रूलिंग पार्टी है उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं, वहाँ पे वो अपनी पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्यों वो एक नॉर्मल प्रोसीजर से भटक ना जाएं। जो भी हाउस का एक प्रोसीजर था उससे वो उस गोल से वो डाइवर्ट ना हो जाए, कहीं ना कहीं उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए अपोजिशन पार्टी जो है इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को इशू करती है और स्पीकर से बोलती है कि आप इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को इशू करने दें। अगर स्पीकर को लगता है, अगर मान लो स्पीकर एक न्यूट्रल पोजीशन पे है, न्यूट्रल इन द सेंस कि वो सच में देख रहा है कि जो गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, वो अच्छे से काम नहीं कर रही है और जो हाउस का जो प्रोसीजर है वो अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या करेगी, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर अपोजिशन पार्टी लेके आई है उसको वो बेसिकली उसे एक्सेप्ट कर लेगी और उसके थ्रू जो भी गवर्नमेंट है उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी कि आपको एक नॉर्मल प्रोसीजर जो है हाउस का वो फॉलो करना है, उससे आप भटकिए मत, ठीक है। बट अगर मान लें हमारे स्पीकर न्यूट्रल नहीं रहा, वो गवर्नमेंट की तरफ कुछ ज़्यादा ही टिल्टेड है या फिर गवर्नमेंट से कुछ ज़्यादा ही अटैच है, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है, तो उस केस में वो क्या करेगा, जो अपोजिशन पार्टी जिस तरह से बोलेगी पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके आना है तो मना कर देगा, ठीक है। तो इस केस में स्पीकर का न्यूट्रल होना, इम्पार्शियल होना, इंडिपेंडेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक नॉर्मल प्रोसीजर जो है हाउस का वो बना रह सके और अच्छे से सारी प्रोसीडिंग चल सके। देन यहाँ पे बोला गया है कि एक एक्स्ट्रॉर्डनरी डिवाइस है, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक एक्स्ट्रॉर्डनरी डिवाइस होता है। क्यों? एज इट सस्पेंड द प्रोसीडिंग बिफोर द हाउस, क्योंकि ये हाउस की प्रोसीडिंग को सस्पेंड कर सकता है। अगर मान लो हाउस अगर सही ढंग से नहीं चल रहा है तो उस समय अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर को इशू कर दिया गया तो वो हाउस की प्रोसीडिंग को सस्पेंड कर देगा। एंड नो डिबेट इज़ अलाउड ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर, यानी जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर को लाया जाएगा उससे कहीं ना कहीं जब एक्सेप्टेंस मिल जाएगी तो उस पर डिबेट करने के लिए उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, उस पर डिबेट नहीं होती, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर सिंपल सा आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल प्रोसीजर है हाउस का उसको बेसिकली उसको कंडक्ट करने के लिए या फिर जो गवर्नमेंट है वो अपने गोल से डाइवर्ट ना हो और जो उनका आज का जो भी दिनचर्या उन्होंने डिसाइड करिए कि क्या वो इस पर्टिकुलर डे में कौन कौन से काम वो करेंगे, वो काम में वो स्टिक रहें और अपना जो नॉर्मल प्रोसीजर है हाउस का उसको मेंटेन करके रखें। नेक्स्ट है हाफ एन आवर डिस्कशन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इट मीन्स दैट डिस्कसिंग अ मैटर ऑफ सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, मतलब एक ऐसा मैटर जो सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है एंड जिसको काफ़ी ज़्यादा डिबेट कर चुके हैं, बट फिर भी कोई एक पर्टिकुलर कह सकते हैं ना एक क्लैरिटी नहीं आई है उस डिबेट के ऊपर, तो उसके लिए एक टाइम अलॉट कर दिया जाता है स्पीकर के द्वारा। तो आपको देखने को मिलेगा ऐसे जो हाफ एन आवर के डिस्कशंस होते हैं जहाँ पे उन मैटर्स को डिस्कस किया जाता है जिसको ऑलरेडी आपने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस तो कर लिया है, बट एक क्लैरिटी वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाई है उस डिस्कशन से कि अभी भी लोगों के मन में डाउट है कि क्या करें क्या ना करें। तो इसलिए ऐसे मैटर के लिए जो एक हाफ एन आवर को अलॉट कर दिया गया है। हफ्ते में कितने दिन? 3 दिन। तो हफ्ते में 1 वीक के अंदर आप देखोगे 3 डेज़ ऐसे अलॉट कर दिए गए हैं जो कि हाफ एन आवर के होंगे, वहाँ पे उन मैटर्स को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। एंड देयर इज़ नो फॉर्मल मोशन, मतलब ऐसे डिस्कशन करने के लिए आपको कोई भी मोशन लाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसमें वोटिंग होगी हाउस में, ठीक है। तो नॉर्मली देखा जाता है कि जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसे मैटर जो कि जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के होते हैं उसे हाउस में अगर आपको डिस्कशन करना है तो उसके लिए पहले आपको मोशन लाने की ज़रूरत है, ठीक है। जब तक आप मोशन नहीं लेके आएंगे तब तक वो मैटर डिस्कशन नहीं होगा। बट आपको याद रखना है कि हाफ एन आवर ऐसा डिस्कशन है जिसके लिए आपको मोशन लाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसमें हाउस में वोटिंग करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी स्पीकर ने 3 दिन हफ्ते के डिसाइड कर लिए आधे आधे घंटे के, और उन आधे घंटों में यानी जो भी हाफ एन आवर होगा उसमें उन मैटर्स को डिस्कस किया जाएगा जिसको ऑलरेडी आपने काफ़ी डिस्कस कर लिया है, बट क्योंकि उस टाइम कोई क्लैरिटी नहीं बन पाई थी इसलिए वहाँ पे उन टाइम पे जो इनको डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, यानी एक छोटे ड्यूरेशन का डिस्कशन रखा गया है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ 2 आवर डिस्कशन, यानी 2 घंटे का यहाँ पे टाइम अलॉट किया गया है जहाँ पे ऐसे मैटर्स को डिस्कस किया जाएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता हो, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ 2 आवर डिस्कशन एज द टाइम अलॉटेड फॉर सच अ डिस्कशन शुड नॉट एक्सीड 2 आवर, और जो 2 घंटे का टाइम अलॉट किया गया उस 2 घंटे से ज़्यादा आप डिस्कस नहीं कर सकते उस मैटर को। द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन रेज सच डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, यानी जो भी ऐसा मैटर जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है उस मैटर को आप इन 2 घंटों के जो टाइम है उसमें आप उस मैटर को डिस्कस कर सकते हो, अच्छे से डिबेट कर सकते हो। एंड स्पीकर ने अलॉट किए हैं 2 दिन
वीक के ऐसे डिस्कशंस करने के लिए, यानी हफ्ते में 2 दिन ऐसे अलॉट कर दिए जहाँ पे 2-2 घंटे के, यानी 2 घंटे के ऐसे डिस्कशंस रखे हुए हैं जो कहीं ना कहीं जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस सेटेड कोई मैटर होगा वहाँ पे इस 2 घंटे के टाइम पे उन्हें डिस्कस किया जाएगा। एंड यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि देयर इज़ नाइदर अ फॉर्मल मोशन बिफोर द हाउस नॉर वोटिंग, यानी इसको शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन करने के लिए कोई भी मोशन लाने की ज़रूरत नहीं है हाउस के सामने और ना ही उस पर वोटिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये जो डिवाइस है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का, ये 1953 से एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। तो 1953 से आप देखने को मिलेंगे पार्लियामेंट इस चीज़ को फॉलो करती हुई आ रही है। नेक्स्ट है स्पेशल मेंशन। स्पेशल मेंशन में देखने को मिलेगा, स्पेशल मेंशन थे हम, मतलब ऐसे कोई मैटर जो कि इन सब के अंदर डिस्कस नहीं हुए, ना ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अंदर उन्हें डिस्कस किया गया है, ना ही क्वेश्चन आवर, ना ही हाफ एन आवर डिस्कशन, या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, या फिर एडजॉर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो इन सभी मोशंस के अंदर ऐसे कोई मैटर है जिसको डिस्कस नहीं किया गया है, तो उसको स्पेसिफिकली अगर डिस्कस करना है तो स्पेशल मेंशन के अंदर आप डिस्कस कर सकते हो। और जो स्पेशल मेंशन नाम है वो राज्यसभा के द्वारा दिया गया है, यानी राज्यसभा में उसको स्पेशल मेंशन कहा जाता है और लोकसभा में उसको नोटिस मेंशन कहा जाता है, ठीक है। तो इट इज़ इक्वलेंट टू द प्रोसीजरल डिवाइस इन द लोकसभा, इट इज़ नोन एज द नोटिस मेंशन, जिसको किसके अंदर रखा गया अंडर द रूल 377, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेजोल्यूशंस क्या होते हैं। तो जो मेंबर होते हैं हाउस के वो मूव कर सकते हैं रेजोल्यूशन टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस और द गवर्नमेंट ऑफ द मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, यानी ऐसा मैटर जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में है उस मैटर में लोगों का ध्यान, यानी हाउस का ध्यान खींचने के लिए या फिर गवर्नमेंट का अटेंशन उस पर्टिकुलर मैटर में डालने के लिए रेजोल्यूशन को लाया जाता है मेंबर्स के द्वारा। हाउस जो कि हाउस के मेंबर्स होते हैं वो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को लाते हैं ताकि जो पूरा का पूरा हाउस है या फिर गवर्नमेंट है उस पर्टिकुलर मुद्दे पर बातचीत करें। द डिस्कशन ऑन अ रेजोल्यूशन इज स्ट्रिक्टली रिलेवेंट टू एंड विद इन द स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन, यानी जिस पर्टिकुलर मैटर के लिए रेजोल्यूशन लाया गया है तो डिस्कशन सिर्फ उसी मैटर के ऊपर ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे अलग मैटर पे आप डिस्कशन कर रहे हो या फिर उस मैटर से हट के आप किसी और पर डिस्कशन कर रहे हो, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है मेंबर हु हैज़ मूव्ड, और क्योंकि बेसिकली देखा जाता है कि जो रेजोल्यूशन है उस मोशन है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। कुछ मोशंस ऐसे होते हैं कि भाई ओरिजिनल मोशन लेके आ रहे हो बट ओरिजिनल मोशन को सुपरसीड कर दे रहा है कोई और मोशन, यानी कुछ अगर मैटर इंपॉर्टेंट आ गया तो आप उस मैटर पे डिस्कशन स्टार्ट कर दिया, ओरिजिनल मोशन को आपने साइड में रख दिया। तो मोशन में ये चीज़ पॉसिबल है कि आप जिस मुद्दे पर आप लेके आए हो मोशन को, तो अगर मान लो उससे हटकर कोई और मुद्दा आ गया है या फिर उस पर वो इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है उस पर बातचीत करना ज़रूरी है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना मोशन चेंज कर सकते हो, दूसरा मोशन लेके आ सकते हो, जो ओरिजिनल मोशन था उसे सुपरसीड करके दूसरा मोशन ला सकते हो। बट रेजोल्यूशन में ऐसा नहीं होता। जिस पर्टिकुलर मैटर के लिए आप रेजोल्यूशन ला रहे हो तो डिस्कशन भी उसी मैटर पे होना चाहिए, नहीं किसी और मैटर को आप इसमें घुसा के उसको सुपरसीड कर रहे हो, तो वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मेंबर हु हैज़ मूव्ड अ रेजोल्यूशन और अमेंडमेंट टू अ रेजोल्यूशन कैन नॉट विदड्रॉ द सेम एक्सेप्ट बाय लीव द हाउस, यानी जिस भी मेंबर ने रेजोल्यूशन लेके आए हैं वो एक बार वो रेजोल्यूशन लेके आ गए तो उस पर डिस्कशन होगा। अब उस रेजोल्यूशन को मान लो विदड्रॉ करना है या फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता, यानी अपनी मर्ज़ी से वो रेजोल्यूशन ले तो आया बट अपनी मर्ज़ी से उसको विदड्रॉ नहीं कर सकता, ना ही उसमें अमेंडमेंट कर सकता है। उसको पहले जो है हाउस से पूछना पड़ेगा तब जाके वो ऐसा करेगा, ठीक है। 3 कैटेगरी के रेजोल्यूशन होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, जहाँ पे देखा जाता है कि प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं, प्राइवेट मेंबर यानी ऐसे मेंबर जो कि लोकसभा के हाउस के मेंबर हो गए या फिर जो राज्यसभा के मेंबर्स हो गए जो कि मिनिस्टर नहीं होते उन्हें प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। तो अगर प्राइवेट मेंबर के द्वारा जो रेजोल्यूशन लाया जाता है उसे प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन कहते हैं। और इन रेजोल्यूशन को डिस्कस करने के लिए जो हमारे स्पीकर हैं उन्होंने टाइम अलॉट कर रखा है ऑल्टरनेटिव फ्राइडे, नहीं हर फ्राइडे वाले दिन जो दिन का समय होगा, आफ्टरनून सिटिंग होगी, उस टाइम पे इस मैटर को यानी इस रेजोल्यूशन को डिस्कस किया जाएगा हाउस में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन वो रेजोल्यूशंस होते हैं जिसे मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है एंड इस रेजोल्यूशन के लिए टाइम फिक्स कर रखा है मंडे से लेकर थर्सडे। तो मंडे से लेकर थर्सडे तक आप इन मैटर्स के ऊपर, इन रेजोल्यूशंस के ऊपर डिस्कशन कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। इट कैन बी मूव्ड आइदर बाय प्राइवेट मेंबर भी मूव कर सकता है या फिर मिनिस्टर, यानी कि स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन ऐसे रेजोल्यूशन होते हैं जिसे प्राइवेट मेंबर भी ला सकते हैं और आपके मिनिस्टर भी ला सकते हैं। It is so called because it is always tabled in pursuance of a provision in the constitution or an act of parliament, because क्योंकि स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन किस चीज़ से ऊपर बेस्ड होते हैं, यानी कोई एक्ट है पार्लियामेंट का, ठीक है, उसमें अगर मान लो उस पर कोई चर्चा करनी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई एक ऐसा प्रोविजन है उससे रिलेटेड कोई बातचीत करनी है, तो उस केस में मिनिस्टर हो या फिर प्राइवेट मेंबर हो दोनों ही जो है इस रेजोल्यूशन को लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो रेजोल्यूशंस होते हैं डिफरेंट होते हैं मोशन से, हमने अभी देख लिया था क्योंकि हर एक मोशन को आप एक बार मोशन ला रहे हो तो एक मैटर से आप हट कर दूसरा मैटर पे भी डिस्कशन कर सकते हो, जबकि रेजोल्यूशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ऑल द रेजोल्यूशंस कम इन द कैटेगरी ऑफ सब्सटेंटिव मोशन, ठीक है। तो हमने देखा था स्टार्टिंग में कि सब्सटेंटिव मोशन क्या होते हैं। सब्सटेंटिव मोशन ऐसे मोशन होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर से डील करते हैं, जैसे इम्पीचमेंट हो गया प्रेसिडेंट का, रिमूवल ऑफ हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। तो सारे के सारे रेजोल्यूशन जो हैं कह सकते हैं सब्सटेंटिव मोशन के अंदर आते हैं, बट दैट इज़ टू से दैट एवरी रेजोल्यूशन इज़ अ पार्ट ऑफ टाइप ऑफ मोशन,
ठीक है। एंड ऑल द मोशन नीड नॉट नेसेसरी टू बी सब्सटेंटिव, क्योंकि हर एक मोशन सब्सटेंटिव नहीं हो सकते। डिफरेंट टाइप के हमने मोशंस देखे हैं, तो जो डिफरेंट टाइप के मोशंस है उनमें से जो एक टाइप है सब्सटेंटिव मोशन, उस सब्सटेंटिव मोशन के अंदर जो है सारे के सारे रेजोल्यूशंस आते हैं। ठीक है। फर्दर ऑल द मोशंस आर नॉट नेसेसरी पुट टू वोट। सारे रेजोल्यूशन में हमने सारे रेजोल्यूशंस अभी देखे। क्या सारे रेजोल्यूशन में आपको वोटिंग करना है? नहीं। अभी हमने 2 ऐसे देखे थे जहाँ पे हाफ एन आवर डिस्कशन था, या फिर जो 2 आवर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन था, उसमें जहाँ पे 2 घंटे डिस्कशन करना था। तो उस पर्टिकुलर डिस्कशंस में हमने बात की गई थी कि इसको लाने से पहले कोई भी मोशन लाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इस पर वोटिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है कि मोशंस आर नॉट नेसेसरी पुट टू वोट ऑफ द हाउस वेयर एज ऑल द रेजोल्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू बी वोटेड। ठीक है। भले ये सारे के सारे रेजोल्यूशन में वोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती हो, बट सारे के सारे जो रेजोल्यूशंस होते हैं वहाँ पे वोटिंग की ज़रूरत होती है। क्यों वोटिंग की ज़रूरत होती है? बिकॉज सारे के सारे रेजोल्यूशन सब्सटेंटिव मोशन के अंदर आते हैं और सब्सटेंटिव मोशन के अंदर वोटिंग की जाती है। अगर सब्सटेंटिव मोशन के अंदर वोटिंग होती है तो इसलिए इट मीन्स सारे के सारे रेजोल्यूशन में भी वोटिंग की जाएगी। तो आई होप आपको रेजोल्यूशन समझ में आ गए हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है यूथ पार्लियामेंट। यूथ पार्लियामेंट जो है एक स्कीम है यूथ पार्लियामेंट की, जिसको स्टार्ट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 4th ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस से बोला गया था कि सभी कंट्री में जो भी पार्लियामेंट है वहाँ पे एक यूथ पार्लियामेंट का भी होना चाहिए। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसको स्टार्ट करने की? सबसे पहले टू एक्वेंट द यंगर जनरेशन विद प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो हमारी यंगर जनरेशन है, जो स्कूल्स में पढ़ती है, कॉलेजेस में पढ़ती है, उन्हें कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट में क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ठीक है। ताकि वो इन फ्यूचर अगर मान लो वो उस पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो उन्हें पहले से पता हो कि क्या क्या चीज़ें पार्लियामेंट में फॉलो की जाती हैं। एंड टू इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन एंड टॉलरेंस कल्टिवेटिंग करेक्टर इन द माइंड ऑफ यूथ, यानी यूथ के माइंड में एक डिसिप्लिन लेके आना है, टॉलरेंस की कह सकते हैं, टॉलरेंस क्रिएट करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करें और जितना हो सके सीखने की कोशिश करें। नेक्स्ट है टू इंकलकेट इन द स्टूडेंट कम्युनिटी द बेसिक वैल्यू ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी जो डेमोक्रेसी की बेसिक वैल्यू है एक बच्चे को तक समझ में आनी चाहिए। एंड इनेबल देम टू एक्वायर अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव ऑन दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, और किस तरीके से एक प्रॉपर फंक्शनिंग की जाती है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की, कि किस तरीके से वो काम करते हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस है, वो उन्हें समझाया जाए इस यूथ पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है। तो आपको देखने को मिला होगा कि बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे भी यूथ पार्लियामेंट जो है कंडक्ट करवाया जाता है। बहुत से बच्चे को मिनिस्टर्स बना दिया जाता है, फिर वहाँ पे बातचीत करते हैं। तो ऐसे ऐसे करके वो बस ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर है प्रोवाइड नेसेसरी ट्रेनिंग एंड एनकरेजमेंट टू दी स्टेट्स एंड इंट्रोड्यूसिंग द स्कीम। ठीक है। तो जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर ने जो है एक नेसेसरी ट्रेनिंग एंड इंकरेजमेंट प्रोवाइड किया हर एक स्टेट को कि आप इस तरह की स्कीम को अपने अपने स्टेट्स में इंप्लीमेंट करना, ताकि जो हर एक स्टेट के जो यूथ हैं वो पार्लियामेंट की प्रोसीजर को समझ पाएँ, डिसिप्लिन उनके अंदर आ पाए, और पार्लियामेंट किस तरीके से काम करता है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस किस तरह से काम करते हैं, वो चीज़ वो समझ पाएँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, कि किस तरीके से पार्लियामेंट में एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, बिल को किस तरीके से पास किया जाता है, कितने तरह के बिल्स होते हैं, कौन किस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, तो वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है वो आइडेंटिकल होता है इन बोथ दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। यानी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों हाउसेज में सेम तरीके से जो है प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। बिल को पास करवाने का जो प्रोसीजर होता है दोनों हाउस में सेम देखने को मिलता है। एवरी बिल हैज़ टू पास थ्रू द सेम स्टेजेस इन ईच हाउस, यानी जो स्टेजेस है अभी हम आगे जाके देखेंगे कौन कौन से स्टेजेस से बिल पास होता है, तो वो सारी स्टेजेस आपको दोनों हाउसेज में सेम देखने को मिलेगी। अ बिल इज़ अ प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एंड इट बिकम्स एन एक्ट और अ लॉ व्हेन ड्यूली इनेक्टेड। ठीक है। तो एक बिल है, दोनों हाउसेज से पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट की एसेंट लग जाएगी, तो उससे फिर एक्ट बना दिया जाएगा। बिल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट आर टू काइंड, यानी 2 तरह के बिल्स होते हैं जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। पहला होता है पब्लिक बिल, जिसे गवर्नमेंट बिल्स कहा जाता है, जिसे मिनिस्टर्स वगैरह जो है लेके आते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट बिल्स, जिसे प्राइवेट मेंबर्स जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। दो बोथ आर गवर्न बाय द सेम जनरल प्रोसेस, और दोनों को ही सेम जनरल प्रोसीजर जो होता है उसे फॉलो होना पड़ता है। एंड दे पासिस थ्रू द सेम स्टेजेस इन दी हाउस, जो भी स्टेजेस होती है सेम स्टेजेस से दोनों बिल्स को पास करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पब्लिक बिल है प्राइवेट बिल है उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में। बोला गया है कि जो पब्लिक बिल है उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में बाय मिनिस्टर के द्वारा, और प्राइवेट बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का मेंबर हो, वो इंट्रोड्यूस कर सकता है, बट मिनिस्टर के अलावा। ठीक है। क्योंकि मिनिस्टर जो बिल इंट्रोड्यूस करेंगे उसे पब्लिक बिल कहा जाएगा।
नेक्स्ट है कि जो पब्लिक बिल है वो रिफ्लेक्ट करता था पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि मिनिस्टर को एक बिल लेके आ रही है तो इट मीन्स जो गवर्नमेंट की जो भी रूलिंग पार्टी है उसकी जो गवर्नमेंट है उसकी क्या पॉलिसीज़ है वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर जो भी रूलिंग पार्टी अगर मान लेते हैं हेल्थ सेक्टर में कुछ करना चाहती तो वो बिल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करेगा कि किस तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट है हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है, क्या क्या पॉलिसीज़ लेके आ रही हैं। पर जो प्राइवेट बिल है वो रिफ्लेक्ट करता है द स्टैंड ऑफ अपोजिशन पार्टी ऑन द पब्लिक मैटर, कि एक अपोजिशन पार्टी जो है उसका पब्लिक मैटर में किस तरीके से स्टैंड है, क्या वो करना चाहती है, वो चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। पब्लिक बिल जो होते हैं ग्रेटर चांस होते हैं कि पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर दे, बिकॉज लोकसभा में आप देख सकते हो कि जो रूलिंग पार्टी है उसकी अच्छी खासी मेजॉरिटी होती है तो लोकसभा में आसानी से पास हो जाएगा। राज्यसभा में भी अगर मान लो उनकी अच्छी खासी मेजॉरिटी है या फिर आप कह सकते हैं सपोर्ट है वहाँ पे कि वो पास कर दें तो वहाँ से भी पास हो जाता है। बट अगर हम बात करें प्राइवेट बिल का, जिसको एक प्राइवेट मेंबर बेसिकली लेके आता है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि पार्लियामेंट से पास हो पाए, बिकॉज मिनिस्टर के द्वारा जो बिल्स लाए जा रहे हैं वो तो आसानी से पास हो जाएगा। अगर मेंबर्स के द्वारा जो बिल लाया जा रहा है उसमें देखा जाएगा कि अगर वो इंपॉर्टेंट है तभी उसको पास करवाते हैं, पर ज़्यादातर अब देखा जाएगा कि जो गवर्नमेंट होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, वो सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा जो बिल लाए जाते हैं उसी को ही वो अप्रूव करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस, यानी जो पब्लिक बिल होता है अगर मान लो उसका रिजेक्शन हो जाता है हाउस से, अमाउंट टू द एक्सप्रेशन ऑफ वांट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एंड मे लीड टू इट्स रेजिग्नेशन, यानी कि पब्लिक बिल यानी मिनिस्टर के द्वारा जो बिल लाया जा रहा है अगर मान लो हाउस के मेंबर यानी लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वही उस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस नहीं है गवर्नमेंट का, यानी कि जो बाकी के जो मेंबर्स हैं हाउस के वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की ज़रूरत पड़ जाती है, ताकि देखा जाए कि भाई जो मेंबर्स है पार्टी को सपोर्ट कर भी रहे नहीं कर रहे। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाते तो उस केस में आप देख सकते हो सरकार गिर सकती है। तो इसलिए इस पब्लिक बिल का पास होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो पास नहीं हो रहा तो काफ़ी मुश्किलें जो है सरकार के लिए खड़ी हो सकती हैं। नेक्स्ट है जो प्राइवेट बिल है उसका रिजेक्शन अगर होता है बाय द हाउस हैज़ नो इम्प्लीकेशन ऑन द पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस, में कोई इम्प्लीकेशन नहीं होती, बिकॉज वो तो मेंबर के द्वारा लाया गया है। अगर मान लो रिजेक्ट हो भी रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज नॉर्मल केसेस में वो रिजेक्ट ही हो जाता है, कि बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे उनके द्वारा जो बिल लाए जाते हैं उनको जो हाउस से पास करवाए। ठीक है, तो इस केस में कह सकते हैं कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस में कोई इम्प्लीकेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो पब्लिक बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द हाउस रिक्वेस्ट 7 डे नोटिस, यानी कि पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए हाउस में 7 दिन पहले का नोटिस देना पड़ता है, कि भाई 7 दिन पहले बता दिया जाता है कि हाँ इस तरह का बिल आने वाला है हाउस में, सो प्रिपेयर रहना। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइवेट मेंबर के केस में जो प्राइवेट बिल होता है उसे हाउस में लाने से पहले 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। सोचो 1 मंथ पहले बोल दिया जाता है कि 1 मंथ बाद एक बिल आएगा जो कि प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया हुआ है। नेक्स्ट है कि जो पब्लिक बिल होता है उसको ड्राफ्ट किया जाता है कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा, मतलब जो भी मिनिस्टर बिल लेके आ रहा है, अगर मान लो एजुकेशन से रिलेटेड कोई बिल आ रहा है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होगा वो उसको ड्राफ्ट करेगा। एंड साथ ही साथ अगर मान लो लॉ डिपार्टमेंट की भी ज़रूरत है उस केस में तो उनसे भी कंसल्ट कर सकता है, यानी गवर्नमेंट के जो जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर मान लो उन सब की ज़रूरत पड़े तो सरकार उनसे भी हेल्प लेकर पर्टिकुलर बिल को ड्राफ्ट करने में हेल्प करती है। बट अगर हम प्राइवेट बिल की बात करें तो प्राइवेट मेंबर के पास तो ये सारी फैसिलिटी प्रेजेंट नहीं होती कि वो बाकी डिपार्टमेंट से या फिर किसी और मिनिस्टर से या फिर किसी और डिपार्टमेंट से हेल्प ले सके। तो जो भी वो बिल बनाते हैं वो खुद से वो बनाते हैं, खुद से ड्राफ्ट करते हैं, उन्हें बाकी किसी मेंबर का डिपार्टमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में जिसे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है कि जो भी बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं पार्लियामेंट में वो 4 कैटेगरीज़ के बिल होते हैं। पहला ऑर्डिनरी बिल विच आर कंसर्न विद एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट, यानी फाइनेंशियल सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे मैटर्स को डील करता है ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, नेक्स्ट होता है मनी बिल। मनी बिल में आपका फाइनेंशियल मैटर्स आ जाते हैं, लाइक टैक्सेशन से रिलेटेड कोई बिल है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कहाँ करना है, वो बिल्स जो है मनी बिल के अंदर, मतलब वो मैटर्स जो है फाइनेंशियल मैटर्स मनी बिल के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट होते हैं फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल जो है बेसिकली कंसर्न्ड विद द फाइनेंशियल मैटर्स बट आर डिफरेंट फ्रॉम द मनी बिल, मतलब ऐसे फाइनेंशियल मैटर्स जो मनी बिल के अंदर इंक्लूड नहीं हुई हैं उनको फाइनेंशियल बिल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विच आर कंसर्न विद द अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन को अमेंड करना है तो उसके लिए जो बिल लाया जाता है उसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहते हैं। तो ये 4 तरह के बिल्स आपको देखने को मिलेंगे पार्लियामेंट में। नेक्स्ट है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेड डाउन सेपरेट प्रोसीजर फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ ऑल दी 4 टाइप्स ऑफ बिल, यानी ये चारों तरह के बिल्स हैं इनका जो प्रोसीजर है ना इनेक्टमेंट करने का, यानी इनको पास करवाने का जो प्रोसीजर है चारों का डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, द प्रोसीजर विद रिगार्ड टू ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल आर एक्सप्लेन हेयर, मतलब इस चैप्टर में ये जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर है इसमें आपको ऑर्डिनरी बिल किस तरीके से पास करवाना है, मनी बिल किस तरीके से पास करवाना है, फाइनेंशियल बिल किस तरीके से पास करवाना है, किन किन स्टेजेस से वो होकर गुजरेगा, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बाकी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसको हमने चैप्टर 10 जो अमेंडमेंट वाला चैप्टर था उसमें हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल की। तो हर एक ऑर्डिनरी बिल जो है हैज़ टू पास थ्रू द फॉलोइंग 5 स्टेजेस, याद रखना 5 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है,
एंड इन द पार्लियामेंट बिफोर इट फाइंड प्लेस टू द स्टैट्यूट बुक, यानी स्टैट्यूट बुक में डालने से पहले उसे 5 स्टेजेस के अंदर जो है पास होना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रीडिंग की। तो एक ऑर्डनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी में भी वो उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड सच अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर अ मिनिस्टर और एनी अदर मेंबर, यानी जो भी हाउस का मेंबर है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर हो, वो भी इस बिल को ला सकता है। इसके अलावा जो मिनिस्टर है वो भी जो है इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि द मेंबर हु वांट्स टू इंट्रोड्यूस द बिल हैज़ टू आस्क फॉर द लीव ऑफ द हाउस। अब यहाँ पे लीव ऑफ द हाउस का मतलब है कि परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कोई भी बिल, ऑर्डिनरी बिल को जब भी आप हाउस में लेके आ रहे हो तो आपको स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि भई आप इस बिल को लेके आ सकते हो या नहीं लेके आ सकते, ठीक है। व्हेन द हाउस ग्रांट लीव टू इंट्रोड्यूस द बिल, यानी हाउस इन द सेंस यानी कि जो स्पीकर है, मतलब जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, लोकसभा के केस में स्पीकर देंगे परमिशन और राज्यसभा के केस में जो है चेयरमैन परमिशन देंगे, ठीक है। और जैसे ही परमिशन मिल जाएगी उसको, देन जो बिल होगा इट विल इंट्रोड्यूस इट बाय रीडिंग द टाइटल ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देन उस बिल का जो भी टाइटल है वो पढ़ा जाएगा और जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स है वो वहाँ पे रीड किए जाएंगे, ठीक है। याद रखना सिर्फ रीडिंग होगी वहाँ पे, एंड रीडिंग करने के बाद कोई भी डिस्कशन फर्स्ट रीडिंग में नहीं होगा। तो फर्स्ट रीडिंग में सबसे पहला क्या हुआ, बिल को लेके आए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अगर उसे परमिट दे दिया, उसमें कह दिया कि इसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो उसके बाद वहाँ पे उसकी रीडिंग की जाएगी और पर कोई भी डिस्कशंस उस बिल के ऊपर इस स्टेजेस में, यानी फर्स्ट स्टेज में कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाएगा। लेटर द बिल इज़ पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया, बाद में जो गैजेट है यानी एक तरह का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे उस डॉक्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है कि कौन कौन से बिल जो है सरकार लेके आई है, तो सबका रिकॉर्ड जो होता है गैजेट में पड़ा होता है। इसलिए अगर मान लेते हैं फर्स्ट रीडिंग में अगर मान लो परमिशन मिल गई है बिल को इंट्रोड्यूस करने की हाउस में, तो उसके बाद जो है गैजेट में उस बिल को पब्लिश कर दिया जाता है। If a bill is published in the Gazette before its introduction, leave of the House to introduce the bill is not necessary। यानी कि अगर मान लेते हैं कि नॉर्मली ये देखा जाता है कि सबसे पहले आपको हाउस की परमिशन लेनी पड़ती है, हाउस की परमिशन मिलने के बाद जो है बिल को गैजेट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। बट कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले ही बिल को गैजेट में इंट्रोड्यूस कर दो, बिना उसको इंट्रोड्यूस हाउस में इंट्रोड्यूस करने से पहले जो है गैजेट में उसको पब्लिश किया जा सकता है। यानी उस समय आपको हाउस की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी बिना हाउस की परमिशन लिए बिना भी अगर स्पीकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी अगर वो चाहते हैं कि परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उस बिल को लेंगे और उसको गैजेट में इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपका जो एक रूल है, रूल नंबर 64 ऑफ द लोकसभा, तो उसमें भी आपको रूल देखने को मिलेगा कि स्पीकर में ऑन द रिक्वेस्ट बीइंग मेड टू हिम ऑर्डर द पब्लिकेशन ऑफ एनी बिल इन द गैजेट ऑल्दो नो मोशन हैज़ बीन मेड फॉर द लीव टू इंट्रोड्यूस द बिल। यानी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई भी मोशन नहीं लाया गया एंड स्पीकर ने ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्पीकर उसको जो है गैजेट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इन दैट केस इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू मूव फॉर, मतलब उस समय उसको अगर मान लो अगर बिल को डायरेक्टली गैजेट में पब्लिश कर दिया जाएगा तो उसके लिए आपको बाद में उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ द बिल इज़ आफ्टरमेट इंट्रोड्यूस इट शेल नॉट बी नेसेसरी टू पब्लिश इट अगेन। और उसके अगर बिल को बाद में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो उस केस में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फिर से उसको पब्लिश किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट रीडिंग में ये सब चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले बिल को अगर मान लो कोई मेंबर ऑफ द हाउस लेके आ रहे हैं या फिर मिनिस्टर लेके आ रहे हैं तो नॉर्मल केसेस में पहले हाउस से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन मिलने के बाद उसके टाइटल, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा जाएगा, उसके बाद उसे गैजेट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल एंड इट्स पब्लिकेशन इन दी गैजेट कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। यानी फर्स्ट रीडिंग में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, पहला कि बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और गैजेट में उसको पब्लिश कर दिया जा रहा है। सिर्फ ये दो चीज़ें जो है फर्स्ट रीडिंग में की जाएगी। देन हम चलते हैं सेकेंड रीडिंग में। नेक्स्ट जो है बिल सेकेंड रीडिंग की उससे पास होगा। सेकेंड रीडिंग में आप देखने को मिलेगा कि द बिल रिसीव नॉट ओनली द जनरल बट ऑल्सो द डिटेल स्क्रूटनरी एंड एज्यूम इट्स फाइनल शेप। यानी सेकेंड रीडिंग में सिर्फ उसको सिर्फ देखा ही नहीं जाएगा उस बिल को, बट एक डिटेल वे में स्क्रूटनी की जाएगी, चेक किया जाएगा क्लॉज बाय क्लॉज कि वो बिल में क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्यों वो प्रोविजंस को डाला गया है, क्या वो सही है, अगर उसमें कोई चेंजेस करना है तो वो भी यहाँ पे सजेशन दिए जाएंगे सेकेंड रीडिंग में। हैंस इट फॉर्म्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है इनेक्टमेंट ऑफ द बिल की। क्यों इंपॉर्टेंट स्टेज होती है? बिकॉज यहाँ पे हर एक क्लॉज को लाइन बाय लाइन चेक किया जाता है, थॉरली उसको रीड किया जाता है एंड जो भी चेंजेस होते हैं वो यहाँ पे बताए जाते हैं कि इसमें कुछ अमेंडमेंट करना है या फिर कोई भी चेंजेस करना है तो कर सकते हैं। इनफैक्ट दिस स्टेज इन्वॉल्व 3 मोर सब स्टेजेस, जहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला स्टेज होता है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, उसके बाद कमेटी स्टेज आता है, देन कंसिडरेशन स्टेज आती है। तो स्टेट ऑफ जनरल डिस्कशन की बात करें तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो प्रिंटेड कॉपीज़ होती है बिल की वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है हर एक मेंबर्स को। यानी अगर लोकसभा में है तो लोकसभा के जितने मेंबर्स हैं उन सबको फोटो कॉपीज़ जो होगी उस बिल की डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। एंड द प्रिंसिपल ऑफ द बिल एंड इट्स प्रोविजन आर डिस्कस जनरली। और फिर क्योंकि उनके पास हाथ में कॉपीज़ आ गई है तो अब जाके वो उस बिल को डिस्कस करेंगे हाउस में
ठीक है। बट नॉर्मल डिस्कशन करना है, डिटेल वे में आपको नहीं जाना, मतलब एक एक लाइन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल उस बिल का मेन सार क्या है, समरी क्या है, वो चीज़ देखने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। ठीक है। तो डिटेल ऑफ द बिल आर नॉट डिस्कस्ड, यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस नहीं करना, नॉर्मल जनरल वे में डिस्कशन करना है यहाँ पे। देन है एट दिस स्टेज द हाउस कैन टेक वन ऑफ द फॉलोइंग 4 एक्शंस। ठीक है। तो जो सेकंड स्टेज में आप देखोगे, इन 4 में से कोई एक काम जो है हाउस उस समय करेगा। सबसे पहला कि इट में टेक द बिल इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली और सम अदर फिक्स टाइम। ठीक है। यानी हाउस के पास जब फोटोकॉपीज़ आ गई हैं तो उस केस में या तो उस बिल को इमीडिएटली कंसिडर करके उस पर डिस्कशन स्टार्ट कर देगा, या फिर एक डेट फिक्स कर देगा जहाँ पे बोला जाएगा कि इस डेट को हम इस बिल को कंसिडर करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। या तो ये कर सकता है, या फिर सेकंड ऑप्शन कि इट में रेफर द बिल टू द सेलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस। ठीक है। यानी एक सेलेक्ट कमेटी होती है हाउस की, उसके पास दे देगा बिल को कि भाई तुम ही इसको पढ़ो और बताओ क्या सही है क्या गलत है। अब सेलेक्ट कमेटी की बात करें तो सेलेक्ट कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, तो सेलेक्ट कमेटी कंसिस्ट करती है मेंबर ऑफ द हाउस वेयर द बिल हैज़ ओरिजिनेट, यानी जिस हाउस में बिल को ओरिजिनेट किया गया है उसी हाउस के मेंबर जो है सेलेक्ट कमेटी में प्रेजेंट होते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नॉर्मली हाउस में डिस्कस ना करने के बजाय उन्होंने एक सेलेक्ट कमेटी बनाई, उस कमेटी में उन्हीं हाउसेस के मेंबर को रख दिया गया, और वो हाउस के मेंबर जो कहीं ना कहीं बाद में उस बिल को जो है डिस्कस कर रहे हैं, उसको क्लॉज बाय क्लॉज चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो ये था सेकंड ऑप्शन कि सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। थर्ड है कि या तो बिल को रेफ़र कर दिया जाए जॉइंट कमेटी ऑफ द 2 हाउसेस, यानी 2 हाउसेस की जॉइंट कमेटी होती है उसको भेज दिया जाए। जॉइंट कमेटी में आप देखने को मिलेगा मेंबर ऑफ बोथ द हाउस, इसमें आपको दोनों हाउसेस के मेंबर दिखेंगे। तो सेलेक्ट कमेटी और जॉइंट कमेटी में डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेलेक्ट कमेटी में वही मेंबर्स होते हैं जिस हाउस में बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है, उस हाउस के मेंबर्स को सेलेक्ट कमेटी में रखा जाता है, और जॉइंट कमेटी में दोनों हाउसेस जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा, उस सबके मेंबर प्रेजेंट होते हैं। या फिर फोर्थ ऑप्शन ये होता है कि इट में सर्कुलेट द बिल टू एलिसिट पब्लिक ओपिनियन, यानी उस बिल को पब्लिकली उस बिल को रख दिया जाए ताकि लोग जो है अपने व्यूज़ दे सके, अपने सजेशंस दे सके गवर्नमेंट को कि किस तरीके से उस बिल में चेंजेस करने हैं या फिर किस तरीके से और चीज़ों को ऐड किया जा सकता है। ठीक है। तो एक पब्लिक ओपिनियन के लिए भी रख सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस होते हैं कह सकते हैं हाउस के पास कि वो इन चारों में से इस बिल को इनमें से किसी एक चीज़ में एक्शन ले सकते हैं, या तो वो तुरंत उस पर अपने डिस्कशन स्टार्ट कर दे, या फिर कोई डेट फिक्स कर दे, या फिर सेलेक्ट कमेटी को दे दे, या फिर जॉइंट कमेटी को दे दे, या फिर पब्लिक ओपिनियन के लिए। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन ही वो चूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कमेटी स्टेज आता है। कमेटी स्टेज में आपको देखने को मिलेगा कि द यूजुअल प्रैक्टिस इज़ टू रेफर द बिल टू सेलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस। तो नॉर्मली क्या होता है, जो सेलेक्ट कमेटी होती है हाउस की उसके पास बिल भेज दिया जाता है, बिकॉज सेलेक्ट कमेटी में उसी हाउस के मेंबर प्रेजेंट होते हैं, एंड ये जो कमेटी होती है एग्जामिन करती है बिल को थॉरोली एंड इन डिटेल। तो याद रखना कि स्टार्टिंग में जब हमने कहा था कि बिल को डिस्कस किया जाएगा तो वहाँ पर नॉर्मल जनरल डिस्कशन की बात की गई थी, बिकॉज थॉरोली और डिटेल में जो डिस्कशन होगा, ठीक है, फिर एग्जामिन किया जाएगा, वो किसका काम है एग्जामिन करने का, सेलेक्ट कमेटी के द्वारा। तो क्लॉज बाय क्लॉज एक एक चीज़ को डिटेल में चेक किया जाएगा सेलेक्ट कमेटी के द्वारा, एंड इट कैन ऑल्सो अमेंड द प्रोविजन। ठीक है। वो चाहे तो कुछ प्रोविजंस को अमेंड करने के बारे में बोल सकती हैं, बट विदाउट ऑल्टरिंग द प्रिंसिपल अंडरलाइन, मतलब जिस प्रिंसिपल की बेसिस में उस बिल को लाया गया था उस प्रिंसिपल को आपको चेंज नहीं करना है। बाकी अगर कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जिसे चेंज किया जा सकता है तो उसको चेंज करने के बारे में वो बोलेंगी हाउस को। नेक्स्ट है कि जो सेलेक्ट कमेटी है, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्क्रूटनरी एंड डिस्कशन द कमेटी रिपोर्ट द बिल बैक टू द हाउस। ठीक है, क्योंकि हाउस से बिल सेलेक्ट कमेटी के पास गया था, अब सेलेक्ट कमेटी ने अच्छे से डिटेल में चीज़ों को देख लिया है, अपने रिकमेंडेशंस दे दिए हैं, तो उसके बाद वो बिल को जो हाउस के पास भेज देगी। नेक्स्ट आएगा आपका कंसिडरेशन स्टेज। इस स्टेज में आपको देखने को मिलेगा कि द हाउस आफ्टर रिसीविंग द बिल फ्रॉम द सेलेक्ट कमेटी, वो अब हाउस के पास सेलेक्ट कमेटी के द्वारा जो बिल था क्लॉज बाय क्लॉज जो सेलेक्ट कमेटी ने बिल को देख लिया है, उसके बाद वो बिल जो है हाउस के पास आ गया है। अब हाउस उसको कंसिडर करेगा उस प्रोविजन ऑफ द बिल क्लॉज बाय क्लॉज। ठीक है। ईच क्लॉज इज डिस्कस, एंड अब वहाँ पे हर एक क्लॉज जो है हाउस में डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि हाउस में जो भी मेंबर्स बैठे हैं वो सब मेंबर्स बैठ के हर एक क्लॉज को डिस्कस करेंगे और उस पर वोट सेपरेटली लेंगे। ठीक है। मान लेते हैं उस बिल के अंदर बहुत सारे क्लॉजेस थे, हर एक क्लॉज पे पहले डिस्कशन हुआ, फिर वोट लिया गया, फिर सेकंड क्लॉज को लिया, उस पर डिस्कशन हुआ, फिर वोट हुआ, फिर थर्ड क्लॉज को पढ़ा, उसका डिस्कशन हुआ, वोट लिया। तो ये सब चीज़ें जो है कंसिडरेशन स्टेज में देखने को मिलेंगी। द मेंबर्स कैन ऑल्सो मूव अमेंडमेंट एंड इफ एक्सेप्ट। ठीक है। मेंबर्स चाहें तो कुछ चीज़ों में अमेंडमेंट के लिए भी बोल सकते हैं, तो उस केस में उसको इफ़ एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो दे बिकम द पार्ट ऑफ द बिल। ठीक है। अगर मान लो वो जो अमेंडमेंट्स मेंबर ने बोली है कि आप उसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, उसमें ये चीज़ ऐड कर दीजिए, तो अगर वो अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया गया तो वो बिल का बाद में वो चेंजेस जो है फिर बाद में बिल का पार्ट बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमने देखी सेकंड रीडिंग में, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बिकॉज मेन कह सकते हैं जो मेन काम है वो सारा का सारा सेकंड रीडिंग में ही होता है। ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में देखो सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है, पर मेन काम जो है कि उसको क्लॉज बाय क्लॉज चेक करना, उस पर डिस्कशन करना, उस पर अमेंडमेंट अगर कोई चेंजेस हो रहे तो वो चेंजेस करना, तो वो सारा काम सेकेंड रीडिंग में हो रहा है। अब हम देखते हैं थर्ड रीडिंग। देन हम देखते हैं थर्ड रीडिंग में यहाँ पे कहा जा रहा है कि एट दिस स्टेज द डिबेट इज़
कन्फाइंड टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द बिल, यानी यहाँ पे जो डिबेट होगी यहाँ पे हर क्लॉज बाय क्लॉज में डिबेट नहीं होगी, बिकॉज वो चीज़ तो सेकंड रीडिंग में ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पे जो डिबेट की जाएगी वो इस चीज़ पे डिबेट होगी कि इस बिल को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो ये चीज़ पूछा जाएगा मेंबर से कि आप इस बिल को एक्सेप्ट करना चाहते हो, रिजेक्ट करना चाहते हो एज अ होल, एंड नो अमेंडमेंट्स आर अलाउड। यानी इस केस में आपको कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा, यानी मेंबर्स यहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट करने को नहीं बोल सकते, बिकॉज अमेंडमेंट वाली चीज़ें सेकेंड रीडिंग में ऑलरेडी बोल दी गई होंगी, ठीक है। तो यानी अमेंडमेंट सिर्फ सेकंड रीडिंग में अलाउड है, थर्ड रीडिंग के केस में कोई भी अमेंडमेंट के लिए नहीं बोल सकता, ठीक है। एंड एज द जनरल प्रिंसिपल अंडरलाइनिंग द बिल हैव ऑलरेडी हैव्स, क्योंकि जो जनरल प्रिंसिपल थे वो ऑलरेडी स्क्रूटनाइज कर दिए गए हैं ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज, तो यहाँ पे उन सब चेंजेस को यहाँ पे कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा, सिर्फ एक ही मुद्दे पे बात होगी कि इस बिल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग के थ्रू एक्सेप्ट कर लेते हैं बिल को, यानी जो भी मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट है वोट दे रहे हैं, वो अगर उस मेजॉरिटी वहाँ पे मिल जाती है तो उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। द बिल इज़ रिगार्डेड एज पास्ड बाय द हाउस, मान लिया जाएगा कि अगर क्योंकि मेजॉरिटी अगर मिल गई है उस बिल के लिए अगर मेजॉरिटी मिल गई है तो उस केस में माना जाएगा कि बिल को पास कर दिया गया उस पर्टिकुलर हाउस से। देन आफ्टर द बिल इज़ ऑथेंटिकेटेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, फिर बाद में प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको ऑथेंटिकेट कर देंगे एंड ट्रांसमिट कर देंगे सेकेंड हाउस में फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो जैसे ही बिल में मेजॉरिटी मिल गई, बिल को हाउस से पास कर दिया गया, फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ऑथेंटिकेशन दे दी एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फिर बाद में सेकंड हाउस को बिल ट्रांसफ़र कर देगी कि आप भी अपनी जो भी मेजॉरिटी से आप भी उसको बिल को पास कर दीजिए, ठीक है। अ बिल इज़ डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट ओनली व्हेन बोथ द हाउस ऑफ हैव एग्रीड टू इट आइदर विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, यानी कि बिल को पास तभी माना जाएगा जब दोनों हाउसेस के द्वारा पास होना चाहिए, चाहे वो अमेंडमेंट के साथ पास हो या फिर विदाउट अमेंडमेंट के थ्रू पास किया हो, बट पास दोनों से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, जब बिल को सेकंड हाउस के पास भेजा जाएगा तो जो सेकंड हाउस है उसके पास क्या क्या काम होगा। पहला कि इन द सेकंड हाउस में द बिल पास थ्रू द 3 स्टेजेस, जो भी 3 स्टेजेस हमने देखी है। फर्स्ट स्टेजेस में सेम कि जो सेकंड हाउस हो गया उसके सामने इंट्रोड्यूस किया जाएगा, देन वो बेसिकली फिर उसे गैजेट में बेसिकली डालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग हो गई, फिर सेकंड रीडिंग में स्क्रूटनाइज किया जाएगा कि एक चीज़ को क्लॉज बाय क्लॉज चेक किया जाएगा, उस पर डिस्कशंस होंगे, अमेंडमेंट की अगर ज़रूरत है तो अमेंडमेंट भी बोल सकते हैं वो, एंड देन थर्ड रीडिंग में उसमें वोटिंग ली जाएगी, ठीक है। देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव है, इस मतलब यहाँ पे भी जो है 4 ऑप्शंस होते हैं सेकंड हाउस के पास, ठीक है। पहला ऑप्शन देखें तो इट में पास द बिल एज सेंट बाय द फर्स्ट हाउस विदाउट अमेंडमेंट, यानी कि फ़र्स्ट वो कर सकता है कि जैसा बिल फर्स्ट हाउस से आया है उसी सेम तरीके से बिल को पास कर दिया जाए, मतलब क्योंकि फ़र्स्ट हाउस ने ऑलरेडी सब कुछ चेक कर लिया है, तो जैसा का तैसा बिल आया उसने वैसे उस बिल को पास कर दिया बिना किसी अमेंडमेंट के, यानी कोई भी अमेंडमेंट्स का बारे में उसने बात नहीं करी, सेकेंड हाउस ने जैसे बिल आया उसको तुरंत पास कर दिया। तो ये ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है इट में पास द बिल विद अमेंडमेंट, कि वो कुछ अमेंडमेंट कर दे, उस अमेंडमेंट के बाद उस बिल को पास करे एंड रिटर्न इट टू द फर्स्ट हाउस फॉर रिकन्सिडरेशन, बिकॉज ऑब्वियसली सेकंड हाउस के पास जब बिल गया होगा तो उसने कुछ अमेंडमेंट्स करी, अमेंडमेंट करने के बाद उसने फर्स्ट हाउस के पास वापस भेज दिया कि आप भी रिकन्सिडर करो इसको कि जो हमने अमेंडमेंट्स करी है वो सही है नहीं है, ठीक है। या फिर थर्ड ऑप्शन है कि इट में रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, पूरी तरीके से बिल को ही रिजेक्ट कर दे, जहाँ पर बिल को रिजेक्ट कर दिया इट मीन्स कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर तो। फोर्थ ऑप्शन है कि इट में नॉट टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग, यानी कोई एक्शन ही ना ले बिल के ऊपर, कोई भी डिस्कशन ना करे, कोई भी वोटिंग ना करे, कोई भी स्क्रूटनी ना करे उस बिल के, और ऐसे ही बिल को पड़ा रहने दे, और पड़ा रहेगा तो इट मीन्स वो पेंडिंग होता रहेगा, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस होते हैं सेकंड हाउस के पास। देन हम देखते हैं द सेकंड हाउस पासेस द बिल विदाउट एनी अमेंडमेंट ऑफ और द फर्स्ट हाउस एक्सेप्ट द अमेंडमेंट, कि बिना किसी अमेंडमेंट के पास हो रहा है सेकंड हाउस के द्वारा, या फिर अमेंडमेंट से हो रहा है बट अमेंडमेंट फर्स्ट हाउस ने एक्सेप्ट कर लिया उन सारे अमेंडमेंट को जो कि सजेस्ट की थी सेकंड हाउस के द्वारा, तो उस समय हम देखा जाएगा द बिल इज़ डीम टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस, तो उस समय देखा जाएगा कि जो बिल है दोनों हाउसेस से पास हो चुका है एंड द सेम बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर इस एसेंट, यानी फिर उसके बाद जब दोनों हाउसेस से बिल पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए उसको भेज दिया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड इफ़ दी फर्स्ट हाउस रिजेक्ट द अमेंडमेंट, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो सेकंड हाउस ने जो अमेंडमेंट्स की हैं उसको फर्स्ट हाउस एक्सेप्ट करने से मना कर दें, यानी कि अगर फर्स्ट हाउस रिजेक्ट कर देगा उन अमेंडमेंट्स को जो कि सजेस्ट की गई है सेकंड हाउस के द्वारा, या फिर सेकंड हाउस रिजेक्ट कर देगा बिल को ऑल टुगेदर, या फिर सेकंड हाउस डज नॉट टेक एनी एक्शन फॉर दी 6 मंथ, यानी 6 महीने तक अगर कोई एक्शन ना ले तो उस केस में डेडलॉक हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि अभी हमने 2 केसेस ऊपर देखे कि जहाँ पे सेकंड हाउस बिल को बिना किसी अमेंडमेंट के पास कर रही है, या फिर कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं तो फर्स्ट हाउस ने उस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद बिल पास हो रहा है, तो उस केस में दोनों केसेस में हमने देखा कि बिल को पास माना जाएगा, उसके बाद उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा। देन हमने देखा ये ऐसी 3 कंडीशन है जहाँ पे डेडलॉक क्रिएट हो सकता है। कब क्रिएट हो सकता है? पहला कि जो भी अमेंडमेंट सेकंड हाउस ने बोली है उसे अगर फर्स्ट हाउस मानने से मना कर दे, रिजेक्ट कर दे, तो डेडलॉक क्रिएट हो सकता है, या फिर अगर सेकंड हाउस पूरी तरह से बिल को रिजेक्ट कर रहा है तो डेडलॉक क्रिएट हो सकता है, या फिर जो सेकंड हाउस ने उसने कोई एक्शन नहीं लिया 6 महीने तक, कुछ मतलब कि बिल को पास करना है नहीं करना है, उस बिल पे कोई एक्शन नहीं लिया 6 महीने तक, तो भी जो है डेडलॉक क्रिएट हो सकता है।
ठीक है। और जब भी ऐसा डेडलॉक होता है ऑर्डिनरी बिल के केसेस में, तो उस केस में देखा जाता है टू रिजॉल्व सच डेडलॉक द प्रेसिडेंट जो है सम्मन करते हैं, जॉइंट सिटिंग बुलाते दोनों हाउसेस की। एंड इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग इन दी जॉइंट सिटिंग, मैं जॉइंट सिटिंग में जो सारे मेंबर्स बैठे हैं उनकी प्रेजेंट इन वोटिंग के थ्रू अगर मेजॉरिटी मिल जाती है, तो उस केस में बिल इज़ डीम टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउस, तो माना जाएगा कि बिल दोनों हाउसेस से पास हो गया है। ठीक है। यानी जॉइंट सीटिंग करवा के दोनों हाउसेस से मेजॉरिटी लेके बिल को पास किया जा सकता है। और इस जॉइंट सीटिंग को कौन सम्मन करवाता है? प्रेसिडेंट करवाते हैं। और जॉइंट सीटिंग को प्रिजाइड कौन करता है? हमारे लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो कि कौन होते हैं? स्पीकर। देन आता है लास्ट स्टेज जो है एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, कि जब बिल दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा तो उसके बाद प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए बिल को भेजा जाएगा। एवरी बिल आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द बोथ हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट आइदर सिंगली और अ जॉइंट सिटिंग, यानी सिंगल हो या फिर जॉइंट सिटिंग के थ्रू हो, इस पास टू द प्रेसिडेंट फॉर इस एसेंट के लिए भेज दिया जाता है। और प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला कि ही में गिव एसेंट टू द बिल, यानी बिल में अपनी सहमति दे दे, और बिल को जैसे ही अपनी सहमति दे देंगे, अपना एसेंट दे देंगे, तो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर वो बिल को विदहोल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है। या फिर वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकन्सिडरेशन के लिए, कि आप फिर से कंसिडर करें। कोई भी अगर चेंजेस वगैरह करने को बोला जाएगा तो वो करने को हाउस को वापस भेज दिया जाएगा। If the president gave his assent to the bill becomes an act and it is placed in the statute book, यानी जो statute book है उसमें अंदर उसको रख दिया जाएगा। If the president withhold his assent to the bill, it end, क्योंकि बिकॉज विदहोल्ड करके रख दिया है तो इट मीन्स बिल को वहाँ पे एक तरीके से एंड कर दिया जाएगा। और बिल अगर एंड हो जाएगा तो वो एक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो यानी कि एसेंट दे रहे हैं, इट मीन्स वो बाद में एक्ट बन जा रहा है और स्टैट्यूट बुक में उसको रख दिया जाएगा। विदहोल्ड करके रख रहे हैं तो इट मीन्स बिल को वहीं पे एंड कर दे रहे हैं, एंड कर देंगे तो वो एक्ट नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है कि इफ़ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल फॉर द रिकन्सिडरेशन एंड इफ़ द पास्ड बाय बोथ हाउस अगेन, ठीक है, रिकन्सिडर के लिए भेजा बट बाद में दोनों हाउसेस ने उसको फिर से पास कर दिया, भले ही अमेंडमेंट के साथ किया हो या बिना अमेंडमेंट के किया हो, तो उसको बेसिकली प्रेजेंट कर दिया बाद में प्रेसिडेंट के सामने कि भाई हमने रिकन्सिडर कर लिया है, अब आप इसमें अपनी एसेंट दो। तो उस केस में द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल, तो यानी प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी ही पड़ेगी। एंड दस द प्रेसिडेंट एन्जॉय ओनली अ सस्पेंसिव वीटो। तो सस्पेंसिव वीटो क्या होती है? तो ऑलरेडी जो हमारा जो प्रेसिडेंट का चैप्टर था उसमें हमने हर एक वीटो के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपको याद हो, सस्पेंसिव वीटो वो वीटो होती है जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है पर्टिकुलर बिल को रिकन्सिडर करने के लिए हाउस को भेज सकते हैं, बट अगर हाउस ने उसको वापस से भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, तब वो बाइंडिंग होगा उनके लिए कि उनको एसेंट देनी ही देनी पड़ेगी, तब वो एसेंट देने से मना नहीं कर सकते। तो ये सारी स्टेजेस जो है हमने ऑर्डिनरी बिल के केसेस में देख ली हैं। तो ये जो फर्स्ट रीडिंग हमने देखी, फिर हमने सेकंड रीडिंग समझा। ठीक है, सेकंड रीडिंग में हमने हर एक स्टेजेस को पढ़ा, फिर थर्ड रीडिंग, फिर देन सेकंड हाउस ने किस तरीके से पास होता है, जो लास्ट होता है प्रेसिडेंट के एसेंट में। और जैसे ही सब कुछ हो जाएगा तो वो बिल एक्ट बन जाएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ऑर्डिनरी बिल को ही डिस्कस किया है। बाकी इसके अलावा जो मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, इसको हम आगे वाली जो वीडियोस आएंगी कल की वीडियोस में इसको फिनिश कर दिया जाएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, हर एक चीज़ जो हमने समझाई है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।